तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं राघवी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपीएसआई से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट है और जो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है समास। समास को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको बिल्कुल थ्योरी की तरह लेंदी नहीं पढ़ना है। इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है ताकि कम समय लगे, कम एफर्ट लगे और बहुत लंबे समय तक आपको याद रहे और किसी भी परीक्षा में आप बैठें तो सवाल ज़रूर फंसे। और मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ कि सिर्फ आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे तो समाज से बाहर आपको कोई सवाल, कोई डाउट नहीं रह जाएगा और आपको फिर किसी भी मैराथन को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप समास से लेकर सारे भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइस, बिलीव मी, मैं अपना पूरा 100% एफर्ट लगाने वाली हूँ ताकि आपको मेरे सारे ट्रिक्स समझ में आए और अच्छे लगें। और ऐसे ही ट्रिक्स को ऐसे ही आसान तरीके से किसी टॉपिक को समझने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं खुद का हैंड रिटन नोट्स भी मैं दे सकती हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं समास के बारे में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी जब दो शब्द आपस में मिल जाएं, दो शब्द आपस में समा जाएं और एक नए शब्द का निर्माण करें तो उसे समास कहते हैं। समास यानी समा जाना, समाहित होना, संक्षेपीकरण, यानी दो शब्द आपस में समाकर एक नए शब्द का निर्माण करें तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी। आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, बोलिए। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका लेंदी डिफिनेशन हमें नहीं पढ़ना है, एकदम एक लाइन का डिफिनेशन पढ़ना है और बहुत शॉर्टली हमें समझना है। तत्पुरुष समास, जिस शब्द का विग्रह यानी कि समास कहते हैं, दो शब्द के समा जाने पर जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। लेकिन एक शब्द को जब दो अलग अलग शब्द में तोड़ दें तो उसे समासिक विग्रह कहते हैं। तो यही कह रहा है कि जिस एक शब्द को यदि दो हिस्सों में हम तोड़ दें और दोनों को तोड़ने के बाद उसमें कारक प्रकट हो। कारक मतलब क्या? यानी कि उसमें के, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, ये सब आदि, ये सब जो कारक के चिन्ह हैं, इन कारक के चिन्ह दिखाई पड़े तो वो जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। वन शॉट में कहें तो तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिस शब्द को तोड़ने पर हमें कारक दिखाई दे। और किसी भी शब्द में यदि मान लीजिए आपको परीक्षा में बैठे हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर आप उसका विच्छेद करें और उसमें आपको ऐसा प्रतीत हो कि इसमें कारक दिखाई दे रहा है तो बिना सोचे आपको तत्पुरुष समास मारना है। और इसके उदाहरण देखते हैं। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं गगनचुंबी। इसका अर्थ होता है अगर गगनचुंबी शब्द को दो हिस्सों में तोड़ें, गगनचुंबी शब्द को यदि दो हिस्सों में, दो शब्दों में तोड़ें तो इसका अर्थ होता है, इसका समासिक विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। यानी कि जब हमने गगनचुंबी को विग्रह किया, इसको तोड़ा, तो इसका अर्थ निकला गगन को चूमने वाला। और इस विग्रह में हमें कारक दिखाई पड़ रहा है और जहाँ कारक होता है वो तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में हाथ से लिखित, ये से एक कारक है, कारक का अर्थ है तत्पुरुष समास। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, और के लिए एक कारक है, इसका अर्थ है रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, से एक कारक है और कारक का अर्थ है तत्पुरुष समास। कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, में एक कारक है और कारक का अर्थ होता है तत्पुरुष समास।
अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। जब हम कर्मधारय को बोलते हैं तो इसमें खुद धारय शब्द उत्पन्न हो रहा है। धारय यानी धारण करने वाला। जो शब्द किसी विशेषता को धारण करे, जो शब्द किसी विशेषता को धारण किया है, तो उसमें समास होगा कर्मधारय। जिस शब्द ने यदि किसी विशेषता को धारण किया है तो उसमें समास होगा कर्मधारय। जिस शब्द ने किसी विशेषता को धारण किया है तो समास होगा कर्मधारय। जैसे में इसका उदाहरण है नीलगाय। नीली है जो गाय, गाय ने एक विशेषता धारण किया है, और क्या है उस गाय की विशेषता कि वो नीली है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल ने एक विशेषता धारण किया है, और क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला होने की विशेषता धारण किया है तो कर्मधारय। नवयुवती, नई है जो युवती, युवती के पास एक विशेषता है कि वो नई है और इसने विशेषता को धारण किया है तो समास होगा कर्मधारय। मृग जैसा है जो नयन, यानी मृग नयनी, मृग के समान है जिसका नयन, यानी कि यहाँ पे नयन ने एक विशेषता धारण किया है कि वो मृग के नयन के समान है, तो यानी मृगनयनी शब्द और मृगनयन शब्द में जो समास होगा वो कर्मधारय होगा। अल्पसंख्यक, अल्प है जिसकी संख्या, यहाँ पे जो संख्या है क्या है, अल्प है, तो इस संख्या में एक विशेषता है कि ये अल्प है, तो इस शब्द ने एक विशेषता को धारण किया है, और विशेषता को धारण करने के हिसाब से यहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। विशेषता धारण, समास कर्मधारय। अब हम तीसरा समास के बारे में पढ़ते हैं जो है द्विगु समास। वैसे सारे शब्द जो संख्या का बोध कराते हों वे द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु शब्द को यदि हम प्रोनाउंस करें, उच्चारण करें द्विगु का, तो ऐसा लगता है दुगु 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 क्या संख्या। तो द्विगु में जब भी आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि द्विगु यानी दुगु संख्या, संख्या का बोध हो रहा है। और ऐसे सारे शब्द दुनिया के जो कि संख्या का बोध कराएं वो द्विगु समास में आएंगे। ये 95%, कुछ अपवाद अलग हैं। जैसे में हम शब्दों को देखते हैं, द्विगु समास के उदाहरण को देखते हैं, जैसे सप्तऋषि, तो यहाँ पर सात ऋषि यानी कि एक संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। नवरत्न यानी 9 रत्न, 9 रत्न, तो यहाँ पे 9 जो है एक संख्या का बोध करा रहा है। दोपहर यानी कि 2 पहर, एक पहर 2 पहर, ये संख्या का बोध करा रहा है, द्विगु समास होगा। दो पहिया यानी 2 पहिया। दिव्यवेदी यानी 2 वेदों को पढ़ने वाला, 2 वेदों का ज्ञाता, दिव्यवेदी, यहाँ पे द्विगु समास होगा क्योंकि ये संख्या का बोध करा रहा है। त्रिफला यानी 3 फल, ये जो त्रि है ये संख्या का बोध करा रहा है, तो द्विगु समास। तिराहा, 3 राह जहाँ मिलते हों। चतुर्भुज, 4 हो जिनका भुजा। चतुर्वेदी, 4 वेदों का ज्ञाता जो है। पंचामृत, 5 तरह की चीज़ों को मिलाकर जो अमृत बनता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शतरंग, 100 रंग हो जिसमें। नौलखा, जिसमें जो 9 लाख का हो, ये संख्या का बोध करा रहा है। शतक, शताब्दी, अठन्नी, चवन्नी, सतसही यानी 700, यानी कि यदि आप इन उदाहरण को यदि पढ़ें तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें एक संख्या का बोध हो रहा है, और जहाँ पर भी संख्या का बोध हो तुरंत आपको बिना सोचे टिक लगा देना है द्विगु समास पर। हमारा चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है, यदि हम इसके उच्चारण पर जाएं, द्वंद्व यानी कि 2 शब्दों के बीच द्वंद्व पैदा हो जाए, यानी दोनों शब्द प्रधानता की ओर जाएं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और अर्थ की दृष्टि से यदि दोनों पद प्रधान हो और उनका पहचान होता है कि बीच में शब्द में योजक चिन्ह हो, और जब उसका विग्रह करें तो बीच में या और दिखाई पड़े, तो वो द्वंद्व समास होगा। शॉर्टली हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि यदि 2 शब्दों के बीच में द्वंद्व पैदा हो जाए कि हम प्रधानता की ओर जाएं कि हम प्रधानता की ओर, दोनों प्रधान शब्द दिखाई पड़ें, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा।
और इसका चिन्ह बीच में योजक होगा, और जब विग्रह करें तो या तो और हो नहीं तो या हो। जैसे में है राजा रानी, यहाँ पे योजक चिन्ह है, दोनों शब्द प्रधान है, राजा भी रानी भी, द्वंद्व समास। भाई बहन, दोनों शब्द प्रधान है, द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण, दोनों शब्द प्रधान है, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, दोनों शब्द समान है, द्वंद्व समास। उल्टा सीधा, दोनों शब्द समान है, द्वंद्व समास। यदि इसका विग्रह करें राजा रानी का, तो राजा और रानी, भाई और बहन, राम और लक्ष्मण, पाप या पुण्य, उल्टा या सीधा। शब्द दोनों प्रधान हैं तो दोनों द्वंद्व समास होगा। और यदि आपको कन्फ्यूजन है तो जब विग्रह करेंगे और बीच में या और या शब्द दिखाई पड़े तो वो द्वंद्व समास होता है। हमारा अगला समास है बहुब्रीहि समास। ऐसे शब्द जो किसी अन्य पद की ओर इशारा करें, यानी कि जब हम उसका विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ जो है शब्द के अनुसार निकल रहा है, लेकिन वास्तविक अर्थ किसी और की ओर इशारा कर रहा है, किसी और पद को प्रधानता दे रहा है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। इसका उदाहरण है जिसमें पीताम्बर। हमें सबसे आसान काम ये करना है कि वर्ड को पढ़ना है, उसका विग्रह करना है। जैसे है पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, ठीक, ये तो इसका विग्रह हुआ। लेकिन पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्णा, यानी कि कृष्ण भगवान की ओर ये इशारा कर रहा है, तो पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है। दशानन, दस हो जिसके आनन, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक पर्सन की ओर इशारा कर रहा है, यानी रावण, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास। नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, शिव की ओर इशारा कर रहा है, किसी अन्य पद की ओर, तो ये बहुब्रीहि। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, अन्य पद की ओर इशारा, यानी बहुब्रीहि। चक्रपाणी, पाणी में चक्र हो जिसके अर्थात सरस्वती, यानी किसी अन्य पद की ओर इशारा हो रहा है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास। इसको याद करने का सबसे आसान ट्रिक है कि बहुब्रीहि यानी बहु यानी बह गया, जो यहाँ का अर्थ था वो बह के किसी और की ओर चला गया, जो वास्तविक अर्थ था वो बह गया कहीं और जाके अर्थ पैदा कर रहा है, अर्थात कोई और ले गया, कोई और। यानी कि पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्णा, ब के अर्थ कृष्णा की ओर चला गया, पीताम्बर का अर्थ बह के कृष्ण की ओर चला गया, बहुब्रीहि। ऐसे सारे शब्द जो अर्थात करके किसी और की ओर चले जाएं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। अगला समास देखते हैं हम, अव्ययी भाव समास। इसका पहचान है या तो आगे, शब्द के आगे या तो उपसर्ग लगा हो, नहीं तो शब्द रिपीट हुआ हो। शब्द के आगे यदि उपसर्ग लगा हो, नहीं तो शब्द रिपीट हुआ हो, और एक अव्ययी भाव पैदा करें, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। हमें दो चीज़ें याद रखना है कि यदि किसी शब्द में आगे उपसर्ग लगा है या शब्द रिपीट हुआ है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे में यथाशक्ति, यथा एक उपसर्ग है, यथारूप, यहाँ पे यथा एक उपसर्ग है, हर पल में हर उपसर्ग है, हर दिन में हर उपसर्ग है, यथा, हर, प्रति, यहाँ पे उपसर्ग हमें दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ पर उपसर्ग दिखाई दे आँख मूंद के आपको वहाँ अव्ययी भाव समास टिक कर देना है। जैसे निरोग में नी एक उपसर्ग है, सपरिवार में श उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास। रातों रात, यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे शब्द रिपीट हुआ है, रात, शब्द रिपीट हुआ है, शब्द यदि रिपीट भी हो तो अव्ययी भाव समास। दिनों दिन, यहाँ पर भी शब्द रिपीट हुआ है, तो शब्द यदि रिपीट हो, शब्द यदि दो बार रिपीट हो या आगे उपसर्ग लगा हो, तो वैसे शब्द में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। और इसी के साथ हमारा समास चैप्टर बिल्कुल 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और मेरा यही मानना है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स या किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और किसी भी कम्पटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन आजकल हार्ड वर्क का ज़माना नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का ज़माना है। हार्ड वर्क करके हम 4 पन्ने का पोथी पढ़ने से अच्छा है, पूरा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम ट्रिक के माध्यम से समझ लें चीज़ों को और क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाएँ। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो।
मेरा कंटेंट आपकी नौकरी पाने की राह में सहयोगी यदि साबित हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अगले किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। थैंक यू।